नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे और खुशहाली में जीवन जी रहे होंगे। देखिए, आपके लिए एक खुशखबरी फिर से है कि एएलपी के बाद टेक्नीशियन का भी नोटिफिकेशन आ चुका है। बहुत बवाल होने के बाद अभी इनको टेक्नीशियन का लाना नहीं था, लेकिन इन्होंने नोटिस जारी कर दिया है कि कब पे फॉर्म भरे जाएंगे, कब पेपर होगा, सारी चीज़ें उन्होंने बता रखी हैं। देखिए, हम लोग एक-एक चीज़ें इसमें जानेंगे, क्या-क्या बदलाव हुए थे, हम उसको बता चुके हैं। एएलपी के फॉर्म में क्या-क्या बदलाव हुए हैं, वो पिछले वीडियो में बता चुके हैं। आप लोग उसमें जाइए और उसको देखिए कि क्या बदलाव हुए हैं। जिन्होंने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है, उनको फिल ज़रूर कर दें। और हाँ, आप यदि चैनल में नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें आप मिस कर जाएँ, जो आपके लिए हानिकारक हो। आइए हम लोग चलते हैं। अभी पहले वीडियो में हमने जाना एएलपी के बारे में कि एएलपी में क्या-क्या पोस्ट है, कौन-कौन सी पोस्ट है और कैसी पोस्ट है, क्या-क्या उसमें बदलाव किए गए हैं, वो सारी जानकारी हम लोग प्राप्त कर चुके हैं। अब इसके बाद में हम लोग आते हैं टेक्नीशियन के बारे में। इसमें रेलवे एएलपी का हो चुका है, अब ये टेक्नीशियन का वीडियो है। इसमें टेक्नीशियन के लिए हम लोग देखेंगे कि नोटिस जारी हो चुका है और उन्होंने नोटिस में ये भी लिख दिया है सीधा-सीधा कि आपका फॉर्म मार्च से भरना शुरू हो जाएगा। कब से? मार्च से। और उन्होंने ये भी बता दिया है कि सितंबर अक्टूबर में आपका पेपर भी होना है। अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने में आपके इसका पेपर भी होना है। किसका? टेक्नीशियन का। तो आप लोग तैयारी में जुट जाइए, ठीक है। उसके बाद में एक वीडियो और आएगा आपके लिए कि रेलवे ने पहली बार अपना कैलेंडर जारी किया है। उन्होंने एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए कैलेंडर जारी कर दिया है कि कब किसका फॉर्म आएगा, कब किसके पेपर होंगे। ये आपके रेलवे में पहली बार हुआ है कि उन्होंने वैकेंसी लाने से पहले उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, एक नोटिस जारी कर दिया है, ठीक है। उसके बारे में बाद में जानकारी करेंगे। ध्यान दें, जैसे एएलपी में फीस थी वैसी सेम टू सेम फीस है। 500 रुपया जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए और 250 रुपया एससी एसटी और हैंडीकैप और फीमेल के लिए। ध्यान दें, इसमें से जो 500 में से जब आप सीबीटी 1 का पेपर दे लेंगे, जब आप सीबीटी 1 का पेपर दे लेंगे, उसके बाद में आपकी 400 रुपया फीस वापस हो जाएगी। 400 रुपया फीस वापस हो जाएगी और इनकी पूरी की पूरी फीस वापस हो जाएगी। कितनी फीस हो जाएगी? पूरी फीस वापस हो जाएगी जब आप सीबीटी 1 देंगे। यदि आपने सीबीटी 1 का पेपर नहीं दिया तो आपकी फीस वापस नहीं होगी। दरअसल जब फॉर्म भरा जाएगा तो आपको अकाउंट नंबर मांगा जाएगा, फिर उसके बाद में एक बाद में आता है जब पेपर आप दे लेते हैं तो फिर से वो अकाउंट नंबर पूछता है, तो आप उसमें दोबारा से फिर से अकाउंट नंबर देंगे आप। उसके बाद में आपके ये पेपर देने के बाद आपकी फीस 400 रुपया वापस हो जाएगी, ठीक है। उसमें नोटिस में आया है कि 9000 फॉर्म, लेकिन मुझे लगता है कि 9000 प्लस जाने चाहिए। उसके पहले वाले देखा होगा कि बहुत दिन से वैकेंसी नहीं आई है और पहले कितनी सारी वैकेंसी आई थी और उसके बाद में 4 साल कुछ वैकेंसी नहीं आई है। तो उम्मीद करते हैं कि बढ़े और उम्मीद क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि ये टोटल वैकेंसी जो है आपकी बढ़े। देखिए, एएलपी में एज थी 18 से 30, इसमें लेकिन 18 से 28 है। कितनी है? 18 से 28। कब से जोड़ा जाएगा? 1 जुलाई 2007 से, 1 जुलाई 2024 से, सॉरी, इससे 1 जुलाई 2024 से आपकी ये डेट जोड़ी जाएगी। ध्यान दें कि एएलपी में आपके 3-3 साल एज रिलैक्सेशन दिया गया है। 3-3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। वैसे ही इसमें भी हो सकता है कि 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 28 पार कर चुके हैं। उनके लिए एक सुनहरा मौका होगा कि वो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर 3 साल बढ़ गई तो ये 18 से 31 हो जाएगी जनरल वालों के लिए। किसके लिए? जनरल वालों के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए, सॉरी, जनरल के लिए और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए और फीमेल के लिए। यदि ओबीसी में देखा जाए तो उसमें एज रिलैक्सेशन 3 साल का है, तो 31 प्लस 3 हो जाएगा। और एससी एसटी के लिए 28 प्लस 5 और यहाँ पे 28 प्लस 3 था तो 31 हो जाता है। 31 के बाद 3 इसमें जोड़ देंगे, 31 के बाद इसमें जोड़ देंगे 5, तो ये हो जाएगी 36 और ये हो जाएगी 34। मतलब ओबीसी वाले जो 34 साल के होंगे वो भी फॉर्म फिल कर पाएंगे और एससी एसटी वाले होंगे जो 36 साल के होंगे वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। अभी ये कहा जा रहा है, अभी तो एज है 18 से 28, लेकिन यदि एएलपी में बढ़ाई गई डेट तो टेक्नीशियन में भी फॉर्म आपकी उसमें एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ठीक है। ये तो हो गई एज की बात। अब आते हैं योग्यता। पहली बात तो आपको 12th होना चाहिए, वो भी फिजिक्स से।
बायो से यदि आपने किया है तो आप इसको मत देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, वो मैथ और फिजिक्स से जरूर होंगे, मैथ और फिजिक्स से जरूर होंगे, इसमें फिजिक्स अनिवार्य है, ठीक है। और यदि आपके पास 12th में फिजिक्स नहीं है तो यदि आप 10th किए हैं और ITI अगर आपने कर लिया एक्स्ट्रा, मतलब 12th में जिसमें भी किए हैं और 10th, तो जब 12th किया तो 10th तो किया होगा, 12th के बाद यदि आपने ITI कर लिया है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। बीटेक, अब 12th के बाद बीटेक ही करेंगे, यदि आप फिजिक्स और मैथ से होंगे तो ही आप बीटेक कर सकते हैं, तो यदि आप बीटेक होंगे तो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। डिप्लोमा मतलब जैसे पॉलिटेक्निक अगर कर रखा है तो भी आप इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक भी जब करेंगे जब मैथ से होगा और फिजिक्स से होगा, ठीक है। तो यदि आपके पास 12th पास है आप और फिजिक्स से है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, अन्यथा इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते यदि आप बायो से हैं, या आप बायो से 12th में हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, 10th करा है और आपने ITI भी कर लिया है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब आपका फॉर्म फिल हो गया, अब आपको पेपर की तैयारी करनी है। पेपर की तैयारी कैसे करनी है, कुछ आपको सिलेबस पता होना चाहिए, बिना सिलेबस के आपकी तैयारी नहीं हो सकती है, यदि सिलेबस पता होगा तो आपकी तैयारी अच्छे से हो सकती है, ठीक है। अब आते हैं सिलेबस के बारे में जानकारी करते हैं। CBT 1 पहला पेपर जो होगा सबसे पहले उसमें 75 क्वेश्चन होंगे, कितने क्वेश्चन होंगे, 75 क्वेश्चन होंगे, और कितने समय मिलेगा, 1 घंटे का समय मिलेगा, मतलब आधे 1 घंटे का समय मतलब 60 मिनट का समय मिलेगा। ध्यान दें कि आपकी माइनस मार्किंग 1/3 की भी है, माइनस मार्किंग CBT 1 हो या CBT 2 हो, सभी में 1/3 की माइनस मार्किंग है। ALP में अलग क्या है वो अभी हम बताते हैं। ALP में आपको साइको में जाना होगा, यहाँ पे साइको का पेपर नहीं होता है, ठीक है। जब आपने CBT 1 दिया, CBT 1 में रीजनिंग होगी, मैथ होगी, साइंस होगी, जी होगी, जैसा आपके ALP में था सेम टू सेम वही प्रोसेस है, ठीक है। 75 क्वेश्चन होंगे, 75 नंबर के होंगे, समय होगा 60 मिनट। अब यहाँ पे देखते हैं कि जब आपने पेपर 1 दिया, ठीक है, मान लिया उसकी कट ऑफ गई 60, ठीक है, 9000 लड़का मान लीजिए 9000 लोगों को लेना है, कितना लेना है, CBT 2 के लिए 15 गुना लेना है, कितना लेना है, 15 गुना, मतलब जब आप इस पेपर को देंगे तो लगभग 1,35,000 लड़का जाएगा CBT 2 देने के लिए, किसके लिए, CBT 2 देने के लिए। मान लीजिए आपने 70 नंबर लाए, अब 70 नंबर के ऊपर 1,60,000 लोग हैं, 1,60,000 लोग हैं, कितने हैं, 1,60,000 लोग हैं। तो अब इसकी हमें लेना तो 1,35,000 था, तो अब इसकी उसके नंबर, इसकी कट ऑफ जो होगी, मान लीजिए 75 कर दिया, जैसे हमने 75 किया तो अब इसमें हमको मिल गए 1,35,000, ठीक है। तो 70 नंबर कट ऑफ पहले जा रही थी, लेकिन उसमें छात्र मिल रहे थे 1,60,000, जैसे हमने इसमें 75 कट ऑफ करी तो उसमें पहुंच गए 1,35,000, कम हो गए। तो मतलब ये नंबर आपको इसमें CBT 1 में भी ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने हैं ताकि आपको यहाँ पे जाने का मौका मिले, लेकिन हाँ जैसे आप इसमें पहुंच जाएंगे इस नंबर की वैल्यू खत्म हो जाएगी, क्यों, क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर है, इस नंबर से हमें कोई मतलब नहीं, इस नंबर से हमें यहां पहुंचना है, इसलिए नंबर इनको भी ज्यादा लाना जरूरी है, उतना लाना है जितनी कटाव से हम यहाँ पे पहुंच सके। यदि आप 60 नंबर लेके आ रहे हैं, एक लोग 80 नंबर लेके आ रहे हैं और कटाव गई 70, तो 80 वाले का 10 नंबर ज्यादा है, उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, क्यों, क्योंकि क्वालिफाइंग नेचर है। यदि आपके 60 नंबर है तो 10 नंबर कम है कट ऑफ से, तो आप बाहर हो जाते हैं, आप CBT 2 के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। यहां तक की कहानी CBT 1 की थी। अब CBT 2 में आते हैं। अभी तक क्या है कि पार्ट ए पार्ट बी में होना है, पार्ट ए पार्ट बी में होना है, कुछ चेंजेस आ सकते हैं, जब फॉर्म फिल किया जाएगा जो चेंजेस आएंगे उसके बारे में बता दिया जाएगा। हो सकता है इसको इसमें जोड़ दें या इसको इसमें जोड़ दें, सॉरी इसको हटा दें या इसमें जोड़ दें, ये कुछ कार्रवाई चल रही है। अब क्या होगा वो पेपर के वो फॉर्म फिल होने की डेट का इंतजार करिए, जिस दिन फिल होने लगेगा उस दिन नोटिस आ जाएगी, उसका वीडियो एक आपको दे दिया जाएगा। अभी क्या है ALP में देखिए आप GK GS था जो 10 नंबर का था, लेकिन इसमें पूरा इसको 50 नंबर कर दिया है। साइंस और इंजीनियरिंग के क्वेश्चन 50 आने वाले हैं, तो जिसमें जिस बच्चे ने इसमें अपना कमांड हासिल कर लिया वो इसको पार कर जाएगा। ध्यान दें जो ट्रेड का होता है ALP वाले जैसे होते हैं,
एलपी वाले आईटीआई होते हैं, उनकी आईटीआई की जो ट्रेड होगी उससे क्वेश्चन आएंगे। लेकिन जो यहाँ पे टेक्नीशियन वाला होगा तो टेक्नीशियन के क्वेश्चन आएंगे। जैसे आपने जो टेक्नीशियन में आता है उसके बारे में पूछा जाएगा। क्वालिफाइंग नेचर होता है, लगभग 26 नंबर यदि आप ले आते हैं 75 में से 26 नंबर ले आते हैं तो आप ध्यान दें, इसके साथ में ये तो क्वालिफाइंग नेचर है, यदि आप इसमें 35% नंबर नहीं लाते हैं तो आप बाहर हो जाएंगे अपनी पोस्ट के लिए। ठीक है, यदि आप इसमें 35% नंबर ले आए उसके बाद में फिर इसमें देखा जाएगा कि इसमें आपके कितने नंबर हैं। आपकी मेरिट जो बनेगी सीबीटी 2 के पार्ट ए से बनेगी, लेकिन इसको भी पास करना जरूरी है। 1/3 माइनस मार्किंग इसमें भी है, 1/3 माइनस मार्किंग इसमें भी है, 1/3 माइनस मार्किंग इसमें भी है, 1/3 माइनस मार्किंग इसमें भी है। लेकिन इसमें 35% नंबर लाना आपके पास अनिवार्य होना चाहिए, तभी आप सीबीटी 2 के जो नंबर होंगे वो उनसे आप मेरिट में जा सकते हैं। मेरिट बनने के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा, आप टेक्नीशियन बन जाएंगे। देखिए 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे और 90 मिनट का समय मिलेगा। कितना मिलेगा? 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे, 90 मिनट का समय मिलेगा। मैथ 25 क्वेश्चन, रीजनिंग 25 क्वेश्चन, कितने हो गए? 50। ज्यादातर लोगों को ये तो आता ही आता है, लेकिन सबसे ज्यादा आपको क्या पढ़ना है? इंजीनियरिंग साइंस। क्या पढ़ना है? इंजीनियरिंग और साइंस पढ़ना है। ध्यान दें, इसमें फिजिक्स के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं और कुछ नहीं आता, फिजिक्स के ही क्वेश्चन आते हैं। बायोकेमिस्ट्री नहीं आती है, इसलिए इसको ध्यान देने, सिर्फ फिजिक्स आती है, सिर्फ फिजिक्स आती है, इसलिए इस पे फोकस करें और एक नौकरी पक्की करें। अब इसके बाद में जो वीडियो आएगा, ग्रुप डी और एनटीपीसी का जो नोटिस जारी किया है उन्होंने, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।